बात करेंगे मैस स्पेक्ट्रोमीटर की। मैस स्पेक्ट्रोमीटर की बात करने जा रहे हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीटर होता क्या है कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर में होता क्या है कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है ना, इसकी बात करने जा रहे हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो सा होता है, ये हमने सबसे पहले आइसोटोप्स की बात की। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जिनके अंदर के जो मुख्तलिफ एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल नहीं होते कि जिन सारे के सारे एटम्स का जी एक ही एटॉमिक नंबर है और फिक्स एटॉमिक मास है सारे के सारे एटम्स का। नहीं, एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल नहीं होते आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं कि जो डिफरेंट होते हैं, कि जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, जिनमें प्रोटॉन्स की तादाद तो सेम होती है, लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। उनका एटॉमिक मास क्या हो जाता है? उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की तादाद सारे के सारे एटम्स में मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से एटॉमिक मास चेंज हो जाता है, जबकि एटॉमिक नंबर इसलिए सेम रहता है क्योंकि सारे के सारे एटम्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद के इक्वली होती है। और आपको पता है कि प्रोटॉन इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉन इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। ठीक है, समझ आ गई? यहाँ पर ऑक्सीजन है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का 16 AMU है एटॉमिक मास यूनिट। जोन सा एटॉमिक मास होता है ना, जोन सा एटॉमिक मास होता है हम उसको एटॉमिक मास यूनिट भी कह सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। ठीक है ना, जोन सा एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं एटॉमिक मास को, इसके नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। और रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। ऑक्सीजन का एक ही बात है, एटॉमिक मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास कह दो, एटॉमिक मास यूनिट कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक है ना। ऑक्सीजन का जो सा एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, 16 AMU एटॉमिक मास इसका। इसी तरीके से हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट। मैस स्पेक्ट्रोमीटर हम किसे कहते हैं? मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। यानी कि एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स, मुख्तलिफ किस्म के आइसोटोप्स होंगे, उसके मैसेज को डिटरमाइन करने के लिए हम ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू डिटरमाइन, यानी कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि जिसको हम यूज़ करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन करने के लिए एक एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स को, के मैसेज को एटॉमिक मैसेज को, डिफरेंट आइसोटोप्स, एक एलिमेंट के जो उनसे डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, ठीक है ना, उसके एटॉमिक मैसेज को, ठीक है ना, उसके मैसेज को मेजर करने के लिए। कौन से मैसेज को? एटॉमिक मैसेज को ही ना, कि एक एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटोप्स के एटॉमिक मैसेज को डिटरमाइन करने के लिए जो सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, हम उस इंस्ट्रूमेंट को नाम देते हैं क्या है? मैस स्पेक्ट्रोमीटर। जो कि आइसोटोप्स के अंदर, जो कि एक एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटोप्स हैं, ठीक है ना, वो आइसोटोप्स मिसाल के तौर पर एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट के आइसोटोप्स हमें मिल गए हैं। अब उन आइसोटोप्स का एटॉमिक मास हमने कैसे मेजर करना है? उन आइसोटोप्स का एटॉमिक मास हम कैसे मेजर कर सकते हैं? उन आइसोटोप्स का हम एटॉमिक मास कैसे मेजर कर सकते हैं? बताओ ना, कैसे मेजर कर सकते हैं? उन आइसोटोप्स का एटॉमिक मास हम कैसे मेजर कर सकते हैं? वो इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए। क्या पता कैसे चले कि उसका एटॉमिक मास है क्या? ठीक है ना, तो उसके लिए हम मैस स्पेक्ट्रोमीट्री का यूज़ करते हैं। कि इसमें दो तरह की मैस स्पेक्ट्रोमीट्री हैं। सबसे पहले एस्टन और डैम्प्टर है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के दो तरह की हैं जी मैस स्पेक्ट्रोमीटर। एक है जी एस्टन और एक है थी डैम्प्टर। दो तरह की टाइप्स हैं, दो तरह की मैस स्पेक्ट्रोमीट्री हैं, एक है थी एस्टन और एक है थी डैम्प्टर। एस्टन किसे कहते हैं? ये एक ओल्ड वर्जन, एक पुराना वर्जन है, यानी कि ये बहुत ही पुरानी है, बाबा क़ायद आज़म के ज़माने की। इसी तरीके से लेटेस्ट वर्जन इसका क्या है? डैम्प्टर है। लेटेस्ट वर्जन यानी कि जो अब यूज़ हो रही है, ठीक है ना, एलिमेंट्स के मुख्तलिफ तरह के आइसोटोप्स की एटॉमिक मैसेज को मेजर करने के लिए जोन सी लेटेस्ट वर्जन आ गया है मैस स्पेक्ट्रोमीट्री का, वो ये है डैम्प्टर। ठीक है ना। गैसेस सूटेबल, ठीक है ना,
ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस, ये एलिमेंट्स जो उनसे होते हैं, जो उनसे एलिमेंट्स होते हैं वो 3 तरह की हालतों में पाए जाते हैं। एलिमेंट्स जो उनसे होते हैं, ये देखें, ये है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इतना है 1.008। इसकी मेजरमेंट करने के लिए, इन एटॉमिक मैसेस की, एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस की मेजरमेंट करने के लिए हम कौन सी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर का। ठीक है, समझ आ गई आपको? एलिमेंट्स जो उनसे होते हैं वो गैसेस हालत में भी पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं और सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं। यानी कि मादा की 3 हालतों में एग्जिस्ट कर सकते हैं एलिमेंट, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड। जो उनसे ये डैम्पर्स होती हैं ना, आस्टन्स होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए। ऐसे एलिमेंट्स कि जिनके आइसोटोप्स, ऐसे एलिमेंट्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इन गैशियस स्टेट, तो हम उन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स, उन एलिमेंट्स के जो उनसे मुख्तलिफ किस्म के आइसोटोप्स होंगे, उन एलिमेंट्स के जो कि गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस पूरे इन्वायरमेंट में गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, वो इस पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में ऐसे एलिमेंट्स जो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके एलिमेंट्स का एटॉमिक मास फाइंड करना है। उनके एलिमेंट्स के अंदर मौजूद मुख्तलिफ किस्म के आइसोटोप्स हैं, उनका एटॉमिक मास फाइंड करना है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आस्टन ज़रूरी है। लेकिन ऐसे एलिमेंट्स के जो गैस, लिक्विड और सॉलिड, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो गैस में भी पाए जाते हों, ऐसे एलिमेंट्स जो लिक्विड में भी पाए जाते हों, ऐसे एलिमेंट्स जो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, तीनों किस्म के एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को डिटरमाइन सिर्फ और सिर्फ डैम्पर्स से ही किया था। डैम्पर्स यानी कि जो सा लेटेस्ट वर्जन है। ये भी हमेशा याद रखना कि 80% ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो 80% सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को फाइंड करना होगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ ये डैम्पर को ही फाइंड कर सकते हैं। यानी कि मोस्टली यूज़ हो रही है डैम्पर्स, कभी कभार एस्टन यूज़ हो रही है। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर एलिमेंट्स जो उनसे हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके एटॉमिक मासेस, उनके अंदर मौजूद मुख्तलिफ आइसोटोप्स हैं, उन आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस को फाइंड करना है। तो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट्स की एटॉमिक मासेस को फाइंड करने के लिए, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट्स के अंदर मौजूद मुख्तलिफ किस्म के आइसोटोप्स की डिटर्मिनेशन करने के लिए जो सी मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ हो रहा है वो डैम्पर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास भी हम फाइंड कर सकते हैं, इससे सॉलिड स्टेट एलिमेंट का एटॉमिक मास भी डैम्पर से फाइंड कर सकते हैं, और उस एलिमेंट के अंदर मौजूद मुख्तलिफ यानी कि वो एलिमेंट जो उनसे है वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स, वो एलिमेंट जो उनसे है वो मुख्तलिफ आइसोटोप्स रखता है, मुख्तलिफ एटम्स रखता है कि जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। उन एटॉमिक मासेस को उन आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस को, उस एलिमेंट के आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस को मेजर हम किसे कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ इससे कर सकते हैं, डैम्पर्स से। समझ आ गई? यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट का भी हम एटॉमिक मास इससे निकाल सकते हैं, और उस एलिमेंट के अंदर मौजूद मुख्तलिफ किस्म के क्या हैं? आइसोटोप्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के आइसोटोप्स हैं, उनका भी एटॉमिक मास हम डैम्पर से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद आगे है जी कंपोनेंट्स ऑफ, ठीक है ना। अब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। आज हम बात करेंगे डायग्राम की, मास स्पेक्ट्रोमीटर की डायग्राम की बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना। ये है जी इसकी डायग्राम। तो पहले ये बनाया इनलेट, ठीक है ना। इनलेट बनाने के बाद ये ऊपर, ये नीचे, ये, ठीक है ना। समझ आ गई। और फिर उसके बाद इसको ऐसे आगे की तरफ ले गए, ठीक है ना। आगे की तरफ लेकर जाने के बाद इसको ऐसे दायरे में घुमाना है, दायरे में घुमा दिया हमने, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से सेम ऐसे भी, ये भी ऐसे ही करेंगे, आगे की तरफ लेकर गए, और इसको भी हमने क्या करना है? इसको भी हम ऐसे करके दायरे में घुमाने के बाद इसको नीचे ले आएंगे ऐसे, ठीक है, और ऐसे,
और फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर एक ये लगाया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये हमने क्या लगाया है यहाँ पर, ये हमने टंगस्टन फिलामेंट लगाया है। टंगस्टन फिलामेंट क्या होता है, ये ऐसा चीज़ होती है जो सिर्फ और सिर्फ बल्ब में पाई जाती है। बल्ब में जो सा यूज़ करने होने वाला मटेरियल होता है वो टंगस्टन होता है, ठीक है। टंगस्टन फिलामेंट लगाया हुआ है। ये क्या है, ये इनलेट है फॉर सैंपल। ये इनलेट है किसकी, सैंपल के लिए इनलेट है फॉर सैंपल, यानी कि जौन सा भी आपने सैंपल डालना है, जौन सा भी आपने एलिमेंट्स यार जौन सा भी आपने एलिमेंट्स का एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए जौन सा भी सैंपल डालना है, चाहे वो गैस हालत में है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में, चाहे वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है ना, वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट में ऐसे एलिमेंट्स का ऐसे एलिमेंट्स डालने हैं, ऐसे एलिमेंट्स डालने हैं कि जो कि गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हों। यानी कि अगर लिक्विड स्टेट में वो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि जिसका आपने एटॉमिक मास फाइंड करना है, उसको सबसे पहले आपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है। अगर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एलिमेंट्स अगर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसको भी हमने गैसियस स्टेट में लेकर आना है, ठीक है ना। उस गैस को हमने यहाँ पर इसके अंदर डाल देना। जैसे ही हम इसके अंदर डाल देंगे उस गैस के मॉलिक्यूल्स को, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ये हमेशा याद रखना, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। और इसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ, ये नेगेटिव, ठीक है ना। ये जौन सी है, इतने से वो कह देंगे ये क्या है, ये आयोनाइजेशन चैम्बर है। ये क्या है, ये आयोनाइजेशन चैम्बर है। ये क्या है, ये आयोनाइजेशन चैम्बर है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये फिलामेंट क्या, जैसे ही हम ये करंट गुजारेंगे ना, जैसे ही हम करंट गुजारेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ये जोड़ा हुआ है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम इसको जोड़ दिया। जैसे हम करंट पास करवाएंगे ना, तो ये नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन, ये फिलामेंट क्या करेगा, फिलामेंट के अंदर जो से एटम्स हैं वो एटम्स क्या करेंगे, आपको पता है कि जैसे ही ये नेगेटिव टर्मिनल से इसको जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जैसे ही हम करंट पास करवाएंगे तो ये फिलामेंट के अंदर मौजूद उनसे एटम्स हैं, उसके वैलेंस शेल में मौजूद उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को जज़ब करेंगे। जज़ब करने के बाद उस एनर्जी को, अगर आपको पैसे मिलते हैं, आप घर से बाहर निकलते हैं, खर्चने के लिए बाहर निकलते हैं ना, इसी तरीके से वो जो उनसे एटम्स हैं उसके अंदर जो उनसे वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी अपनी एनर्जी को खर्चने के लिए एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। वो अपनी एनर्जी को खर्चने के लिए वैलेंस शेल से बाहर निकल जाएंगे। जैसे वो वैलेंस शेल से बाहर निकल जाएंगे ना, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं वो ऐसे सफ़र करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, जो कि नीचे की तरफ जा रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर गैस स्टेट में है, ये गैस है, ठीक है ना, यहाँ पर गैस है। हमने उस एलिमेंट के जिसका हमने एटॉमिक मास फाइंड करना है उसको हमने गैस में कन्वर्ट किया और गैस यहाँ से दाखिल करवा दी। ये गैस हमने दाखिल करवा दी है, ठीक है। ये गैस हमने क्या कर दी है, दाखिल करवा दिया यहाँ पर। ये गैस के एटम्स हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो हमने दाखिल करवाए हैं यहाँ से, ठीक है ना। अब जैसे ही ये जो सा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है जिसको हमने किया हुआ है, ये जो सी प्लेट है इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ये बहुत तेज़ी के साथ इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी। यानी कि जो सी इलेक्ट्रॉन बीम पैदा हो रही है बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी रखती है अपने अंदर, ठीक है ना। इस गैस के एक मॉलिक्यूल को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये गैस का एक मॉलिक्यूल है, इसको मैंने कर लिया यहाँ पर ड्रॉ, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया।
तो ये हाई काइनेटिक एनर्जी रखने वाला ये इलेक्ट्रॉन जो सा होगा, ये हाई काइनेटिक एनर्जी रखने वाला ये इलेक्ट्रॉन जो कि फिलामेंट से निकल रहा है, ये क्या करेगा, ये इस मॉलिक्यूल, इस गैस के मॉलिक्यूल से जाके टकराएगा, ऐसे करके टकराएगा, इस गैस के मॉलिक्यूल से जाके टकराया तो इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल देगा, ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया है, और साथ में ये वाला इलेक्ट्रॉन जो सा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये तो पहले से ही बाहर निकला हुआ है, ठीक है ना, समझ आ गई। ये दो इलेक्ट्रॉन जो से हैं ये बाहर निकल जाएंगे, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो सा होगा, ये जो सा इलेक्ट्रॉन बीम है जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, ये काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये क्या करेगा, ये इसके जो से इसमें जो सा एक इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकाल देगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी इस वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को पास करेगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो सा होगा, ये जो सा न्यूक्लियस होगा, इसके वैलेंस शेल में से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो का ये इलेक्ट्रॉन बीम से, ये फिलामेंट से निकल कर आया था हाई काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी निकल जाएगा, और जौन सा इस हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन बीम वाले इलेक्ट्रॉन ने इसको पास की थी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये भी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और ये भी वैलेंस शेल में उससे बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन जो उनसे हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से बाहर की तरफ निकलता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अगर कोई फॉर एग्जांपल मैंने आपको बात कही थी, अगर कोई भी एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है, उसने इलेक्ट्रॉन खारिज किया है, तो वो इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई एटम लेगा ही लेगा ना, वो ऐसे वेला थोड़ी फिरेगा, यानी कि किसी की मदद करने के लिए उसने इलेक्ट्रॉन खारिज किया है ना, इसलिए उसने एक पॉजिटिव काम किया, किसी की मदद की है, किसी की मदद करने के लिए उसने इलेक्ट्रॉन को खारिज किया, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब उसके बाद ये मेरी बात ध्यान से सुनना, आज हम, ठीक है ना, ये जो उनसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, यहाँ पर ये जाली है, ये हमने जाली सी बनाई हुई है, ठीक है ना, ये हमने जाली सी बनाई हुई है, ठीक है ना, इसको हमने हाई वोल्टेज दिया हुआ है, इस पर हमने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, इसको हमने पूरा नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है और इसको हमने हाई वोल्टेज पर रखा हुआ है, हाई वोल्टेज पर रखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज रखने वाले ये जो उनसे हैं, अब ये पॉजिटिव आयंस में तब्दील हो गए। अब मेरी बात ये भी याद रखना कि 100% एलिमेंट्स जो उनसे है, 100% मॉलिक्यूल्स हैं में से, मॉलिक्यूल जो कि गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, हमने ऐड करवाए हैं इसके अंदर स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, मैं स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो उनसे ऐड करवाए हैं, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% मॉलिक्यूल्स ही कन्वर्ट हो पाते हैं पॉजिटिव आयंस में, पॉजिटिव आयंस में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% ही कन्वर्ट हो पाते हैं, जबकि बाकी सारे यानी कि 97% तक जो उनसे मॉलिक्यूल्स हैं वो वैसे के वैसे ही गुजर जाते हैं, ये भी मेरी बात याद रखना, ठीक है। और जो उनसे 2 से 3% तक मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो चुके हैं पॉजिटिव आयंस में, वो पॉजिटिव आयंस वाले मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये हाई वोल्टेज, जहाँ पर हमने हाई वोल्टेज दिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है हाई वोल्टेज का, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, ये वैसे ही है कि पॉजिटिव आयंस को क्या करेगा, ये जो उनसी प्लेट लगी होगी, ये पॉजिटिव आयंस को बहुत तेज़ी से अपने तरफ खींचेगा। ये ऐसे ही है कि जैसे आप एक मोटरसाइकिल जा रही है, साथ के तौर पर एक साइकिल जा रही है एक आम सी स्पीड पर, आपने उसको हाथ से रोक लिया, लेकिन जैसे ही वो साइकिल की स्पीड बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 5 किलोमीटर पर आपने रोक लिया था, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर आपने साइकिल को रोक लिया, लेकिन जैसे ही वो साइकिल की स्पीड 50 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो अब वो हाथ से नहीं रुकेगी, आपका हाथ ज़रूर लगेगा उसको, साइकिल को, लेकिन आपसे रुकेगी नहीं, वो ऐसे के वैसे ही आगे चली जाएगी। वैसे ही है ये पॉजिटिव चार्ज जो सा, ये पॉजिटिव चार्ज पर मुश्तमिल जो से मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे, ये बहुत तेज़ी के साथ, बहुत स्पीड के साथ इस एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड से बाहर निकल जाएंगे,
इलेक्ट्रोड इस एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड से बहुत तेज़ी के साथ बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज जो सा होता है वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ बहुत तेज़ी के साथ खींचेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, इसलिए ये जो सा बहुत ज़्यादा चार्ज पर मुश्तमिल जो सा नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव आयंस को बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपनी तरफ खींचेगा और बहुत स्पीड के साथ निकलेंगे यहाँ से, इस छोटे छोटे सुराखों में से जो से इस इलेक्ट्रोड के अंदर बने हुए हैं। जैसे ये निकल जाएंगे तो अब ये जो से पॉजिटिव आयंस हैं ये, ठीक है ना, ये जो से पॉजिटिव आयंस हैं, ये पॉजिटिव आयंस जो से हैं, ये पॉजिटिव आयंस ये यहाँ से गुजरेंगे, ये पॉजिटिव आयंस जैसे ही यहाँ से गुजरेंगे ना, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने मैग्नेट लगाया हुआ है। फिर ये क्या करेंगे, ये पॉजिटिव आयंस जोन से हैं, ये दो मैग्नेट्स हमने लगाए हुए हैं, यहाँ पर दो मैग्नेट्स लगाए हुए हैं, ठीक है ना, और ये जोन सा है ये पॉजिटिव चार्ज जोन सा है जब इन सुराखों में से गुजरता है। अब जोन सा ये इलेक्ट्रॉन की बीम है, ये पॉजिटिव चार्ज रखने वाली, ठीक है ना, हमने ये यहाँ पर क्या हुआ है, ये डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैग्नेट है, ठीक है, समझ आ गई। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिटेक्टर लगा हुआ है, ये डिटेक्टर लगा हुआ है, ये वाला, ये क्या है, ये डिटेक्टर है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, दो मैग्नेट्स लगाए हुए हैं, स्पेक्ट्रोमीटर है, स्पेक्ट्रोमीटर में दो मैग्नेट्स लगाए हुए हैं, एक ये मैग्नेट है और एक ये मैग्नेट है। इन दो मैग्नेट्स के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो उनसे पॉजिटिव आयंस हैं जो बहुत स्पीड के साथ आ रहे हैं, इन सुराखों से बाहर निकलेंगे, इन सुराखों से बाहर निकलने के बाद, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट होने के बाद ये डिटेक्टर में चले जाएंगे। डिटेक्टर क्या करेगा, इन पॉजिटिव आयंस को डिटेक्ट करेगा, ठीक है ना, समझ आ गई, यहाँ तक रखो अभी, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे इसे आगे की मैग्नेटिक फील्ड की भी बात करेंगे, इसके आगे ये दो चीज़ें क्या हैं इसकी भी बात करेंगे, डिटेक्टर की भी बात करेंगे। बस आपने ये याद रखना है कि हाई स्पीड में जो उनसे ये हैं पॉजिटिव आयंस हैं, ये दो मैग्नेट्स के दरमियान डिफ्लेक्ट हो गए हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। डिफ्लेक्ट होने के बाद डिटेक्टर में चले गए और डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्टर का अगला काम है जी एटॉमिक मास को फाइंड करना इन पॉजिटिव आयंस। इसमें कितने कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं, इसमें मास स्पेक्ट्रोमीटर में कंपोनेंट्स, यानी कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर इज कंसिस्ट मोटर बाय, यानी कि कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स, ये फॉलोइंग कंपोनेंट्स रखता है, ठीक है ना, ये वाले कंपोनेंट्स रखता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। वेपराइजेशन चैम्बर में क्या होता है, इसमें एलिमेंट्स को गैस फेज में कन्वर्ट करके यहाँ से इनलेट से डाला जाता है इसके अंदर। आयोनाइजेशन चैम्बर ये वाला है, आयोनाइजेशन चैम्बर। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये मास एनालाइज़र होता है। इन दोनों को, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम जब इकट्ठा पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, मास एनालाइज़र। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम इकट्ठा पढ़ते हैं तो हम इसे कहते हैं मास एनालाइज़र। और ये क्या होता है, ये डिटेक्टर लगा हुआ है नीचे, ठीक है ना। एम्पलीफायर और रिकॉर्डेड डेटा, एम्पलीफायर भी है और रिकॉर्डेड डेटा भी है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। इसका दूसरा पार्ट आएगा, इसी वीडियो के टाइटल पर आपने क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर आपने क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसका दूसरा पार्ट भी देख लेना, ठीक है ना। उस दूसरे पार्ट में इससे आगे की बात की हुई है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।